तो रुपेंद्र सेंगर करके हैं कोई भैया, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि शुक्र और राहु की अगर युति हो जाए 12th हाउस में तो जातक दृष्टिहीन हो जाता है। क्या आपने शुक्ला जी कई कुंडली देखी होगी? प्लीज अपने अनुभव से हम ज्योतिष जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। बिल्कुल रुपेश जी, मैं जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ऐसा है कि जो दृष्टि की बात हम करते हैं, मतलब देखने वाली जो बात करते हैं, उसके लिए जो फर्स्ट नंबर पे हम रखते हैं वो प्लेनेट को रखते हैं हम सूर्य को। सूर्य अगर पीड़ित हो जाए, सूर्य 12th हाउस में हो या फिर 2 हाउस में हो, सेकंड वाले हाउस में हो, खास करके सेकंड हाउस, जब सूर्य सेकंड हाउस में होता है और पीड़ित हो जाता है तब फिर जातक के दृष्टिहीन का थोड़ा सा योगा बन जाता है। लेकिन और भी प्लेनेट है, गुरु कहाँ पे है उसकी दृष्टि पड़ रही है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ देखा जाता है। लेकिन राइट साइड में यानी सेकंड हाउस में अगर सूर्य आ गया और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया तो फिर नेत्र की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है। और लॉजिक में बाद में बताऊंगा, इतना समझिए कि अगर 12th हाउस में चंद्रमा पीड़ित हो गया तो भी आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। तो जब भी आप कुंडली देखोगे तो आपको पता चलेगा सूर्य या चंद्रमा पीड़ित है, और खास करके सेकंड या 12th हाउस में पीड़ित है। अब रही बात, आपने यहाँ पे शुक्र राहु की कंजंक्शन की है, बिल्कुल सही कह रहे हो। शुक्र को भी दृष्टि का कारक माना गया है। ये बहुत गहरी बात आपने कर दी। इसका मतलब है आपको नॉलेज है, और आपको डेप्थ नॉलेज है, हल्की फुल्की नॉलेज नहीं है, आपको बहुत गहराई से नॉलेज है। क्योंकि जब भी आम ज्योतिषियों से बात करोगे तो वो सूर्य और चंद्रमा, पहले नंबर पे सूर्य को रखेंगे, दूसरे नंबर पे चंद्रमा को रखेंगे, और दृष्टि के बारे में यानी देखने के बारे में इन्हीं दोनों प्लेनेट को लेके बात करेंगे। आपने शुक्र का जिक्र किया है, इसका मतलब है आपको बहुत डेप्थ नॉलेज है। तो शुक्र को भी दृष्टि का कारक माना गया है, लेकिन दृष्टि विहीन नहीं है। शुक्र अगर पीड़ित हो गया और 12वें घर में पीड़ित हो गया, राहु के साथ पीड़ित हो गया, ये कोई वैसी बात नहीं है, इत्तेफाक हो सकता है। बाकी शुक्र अगर 12th हाउस में पीड़ित हो गया तो एक आंख जाने का खतरा बना रहता है। आप समझ रहे हो ना? मतलब एक दृष्टि हो जाएगी। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की एक आंखें खराब हो जाती हैं, एक सही रहती है, केवल एक खराब हो जाती है। तो जो लेफ्ट साइड वाली आईज है उसके खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग चश्मा भी बनवाते हैं तो नंबर अलग अलग होता है, एक का कोई दूसरा नंबर है, दूसरे का कोई दूसरा नंबर है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दृष्टिविहीन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे इतना नहीं लग रहा है कि मैंने किसी अंधे की कुंडली देखी है और उसकी ये प्लेसमेंट हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं आपकी बात के साथ सहमत हूं कि दृष्टि में प्रॉब्लम आ जाएगी, आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आप एक आंख की बात कर रहे हो तो मैं आपके साथ एग्री हूं कि अगर शुक्र 12th हाउस में पीड़ित हो गया, राहु के साथ नहीं, किसी भी तरह से पीड़ित हो गया, तो फिर वो वाली आंख चली ही जाएगी। मतलब दृष्टिविहीन तो नहीं होगा, लेकिन एक आंख खराब हो जाएगी। दृष्टिविहीन का मतलब है दोनों आंखें खराब हो जाना। तो दोनों नहीं होगी, क्योंकि जो राइट साइड वाली आइज होती है, जो दाहिने साइड वाली आंख होती है, उसका मेन कारकत्व सूर्य के पास होता है। तो शुक्र अगर पीड़ित है तो भी एक आंख बची रहेगी। और वैसे भी आपने कहानी सुनी होगी कि जो शुक्राचार्य जी हैं उनके केवल एक ही आंख है। तो जब शुक्राचार्य पीड़ित हो जाएंगे, शुक्र पीड़ित हो जाएगा, तो फिर एक आंख जाने का खतरा बना रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और हो जाएगी, या तो आंख की प्रॉब्लम आ जाएगी, और या फिर शुक्र राहु की कंजंक्शन, ये जो है, अगर जेंट्स की कुंडली है तो लेडीज उसको किसी और जात की मिल जाएगी। ये भी तो हो सकता है ना कि अपने घर से दूर चला जाए, विदेश चला जाए, कोई और कास्ट की लड़की के साथ शादी हो जाए, ये भी हो सकता है। देखो, कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो वो दोस्त खत्म हो जाएगा। आपने या मैंने अगर मान लो कोई एक जुर्म कर दिया तो उसकी एक ही सजा मिलेगी ना, ऐसा तो नहीं कि जहां गए लोग सजा देते रहे। तो शुक्र राहु की कंजंक्शन का मतलब है कि घरवाली बहुत तेज तर्रार मिल गई, ये भी तो हो सकता है, और अपने घर से दूर मिल गई, विदेश चले गए, तो फिर वो दृष्टि वाली बात थोड़ा सा हल्की हो जाएगी। लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि शुक्र अगर पीड़ित हो जाए और वो भी 12th हाउस में, तो एक आंख का खतरा बना रहता है। हालांकि बहुत दिन के बाद में किसी ने इतना
डेप्थ सवाल किया है। तो मैं आपसे खुद ही इम्प्रेस हूँ कि ये चीज़ें तो आजकल के ज्योतिषी बताते ही नहीं है लोगों को। ज़्यादातर हम लोग सूर्य और चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। सूर्य चूंकि प्रकाश का कारक है और आंखों में प्रकाश के द्वारा ही हम देखते हैं। हमारे आंखों से प्रकाश निकलता है, टकरा के वापस आता है तो हम देखते हैं। और सूर्य भी जो है प्रकाश का कारक है, तो इस वजह से हम सूर्य को प्रथम यानी फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि राइट साइड वाला जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी राइट वाली आंख, दाहिनी वाली आंख। बाई वाली आंख को हम चंद्रमा से रखते हैं, जबकि चंद्रमा प्रकाश वाला प्लेनेट नहीं है, फिर भी सूर्य से तो प्रकाशित होता है ना, तो हम चंद्रमा को भी प्रकाश का कारक मानते हैं और लेफ्ट वाले उसके साइड में देखते हैं हम। यानी 12th हाउस में अगर चंद्रमा पीड़ित है और सेकंड हाउस में अगर सूर्य पीड़ित है तो फिर नेत्रों की प्रॉब्लम हो जाती है। शुक्र देव अगर 12th हाउस में है, जो आपका क्वेश्चन है, तो उसमें एक आंख जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन दोनों आंख खराब हो जाए ऐसा नहीं होता। हाँ, कई बार और कई इत्तेफाक हो जाते हैं और कई बार ये कंजंक्शन काम नहीं करेगी। आप देखोगे कि जातक तो बहुत अच्छा देख रहा है क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ गई या कोई और प्लैनेट की दृष्टि पड़ गई या नक्षत्र में बली हो गया तो दोषा कट जाता है। ठीक है जी। रुपेश जी, आपको बहुत डेप्थ नॉलेज है और अच्छा है, आपके बोलने का, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। यही वजह है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मतलब अच्छा आपको लर्निंग हुई है, क्योंकि आपके जो बात व्यवहार है, किसी से भी आप कोई क्वेश्चन करोगे तो आपको जरूर आंसर करेगा। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। आपने मुझसे बात किया तो आपके समझ में आ गया होगा कि शुक्र राहु या शुक्र कैसे भी पीड़ित हो जाए 12th हाउस में तो एक आंख जाने का खतरा बना रहता है, लेकिन दृष्टि विहीन नहीं होगा। हाँ, अगर बिल्कुल अंधा हो गया है तो कोई और रीजन है। अदरवाइज ये जो कंजक्शन है ये या तो चश्मा लगवा देगी या फिर एक आंख में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अंधा नहीं होगा, दृष्टि विहीन नहीं होगा। दृष्टि विहीन का मतलब है दोनों आंख का चले जाना, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन यह है कि एक आंख की प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। ठीक है रुपेंद्र जी, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। मनोरंजन सिंह जी, आपका जो मैसेज है, सन वीनस और मरकरी की कंजंक्शन के बारे में आपने बात किया है। सटन भी आपका कंजक्ट है उसी के साथ 8वें घर में। देखिए, मैंने सन वीनस और मरकरी की क्लास की वीडियो एडिट करके डाल रखी है, आप देख सकते हैं। उसको अच्छा भी माना गया है और थोड़ा सा नेगेटिव भी माना गया है। अच्छा इसलिए है कि ऐसे लोगों का कैरियर बहुत अच्छा होता है और थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा अच्छा इसलिए नहीं मानते कि कई बार लोग कैरियर में इतना घुल मिल जाते हैं कि उनका जो है फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। लेकिन इसका एक सलूशन है कि पहले कैरियर चुन लिया जाए, बाद में दाम्पत्य जीवन तो बहुत अच्छा चलता है। तो मेरे कहने का मतलब है सन वीनस और मरकरी की कंजंक्शन को हम लोग फर्स्ट क्लास का कंजंक्शन मानते हैं। पैसे रुपए को लेकर के, कैरियर को लेकर के, ये सब मतलब बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपने यहाँ बात कर दी 4 प्लैनेट की कंजंक्शन की, सैटर्न भी साथ में आ गया, वो भी 8वें घर में, तो इसको तो अच्छा नहीं मानेंगे। उसका रीज़न है कि 8वें घर में सन वगैरह वैसे भी जो है काम नहीं कर पाते फुल रूप से। मरकरी भी काम नहीं कर पाता, यहाँ पे मरकरी को पीड़ित माना जाता है, सूर्य को भी पीड़ित मान लिया जाता है। कई बार मतलब बहुत कुछ देखा जाता है कुंडली में, ऐसा नहीं है कि केवल कंजंक्शन देख करके रिजल्ट की जो है अपेक्षा रखेंगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो और कुछ मिला करके देखा जाता है कुंडली में। बोलना चाहता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ, क्योंकि दिल नहीं करता है सब कुछ बताने का या इतना ओपनली बात करने का। आप इतना समझिए कि सन वीनस और मरकरी की कंजंक्शन बहुत अच्छी थी, 8वें घर में थोड़ा फीका पड़ गया और सैटर्न साथ में आ गया, तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। हाँ, रिजल्ट अच्छा मिल सकता है आपको, वो और सब भी देखा जाएगा। लेकिन इतना मानिए कि स्किन टाइप की कोई बीमारी हो सकती है आपको या फैमिली में, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहेगी, क्योंकि 8वें घर में जब सैटर्न है वो पावर में आ गया। मतलब रुपए पैसे और कैरियर इन सब चीज़ों को तो एक अलग बात है। सैटर्न 8 हाउस में अपने हेड क्वार्टर में है, तो वो पावर में आ गया, सन को पीड़ित कर देगा, मरकरी को पीड़ित कर देगा और वीनस तो यहाँ ख़त्म ही कर देगा वो, क्योंकि सैटर्न एक पावरफुल प्लेनेट है जो रिजल्ट जब देता है ना तो स्लोली तो देता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से देता है। तो 8वें घर में शनि की रिजल्ट की अपेक्षा कीजिए आप, वो आपको सब कुछ देगा, लेकिन कई चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ होने का खतरा बना रहेगा। और भी एक बात है कि 3 प्लैनेट तक तो बहुत अच्छी कंजंक्शन मानी गई है। 3 प्लैनेट से जब ज़्यादा प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं तो कहने का मतलब एक वो खिचड़ी टाइप का बन जाता है, उसका रिजल्ट की प्रोडक्शन करना भी बहुत टफ हो जाता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर है
मतलब थोड़ा टाइम लगता है प्रोडक्शन करने में। अब हमें अगर 4 प्लैनेट 5 प्लैनेट के कंजंक्शन मिल जाए तो 2-3 मिनट मुझे भी लग जाता है उस फार्मूले को चेक करने के लिए। देखिए, आपको अगर जनरल भाषा में समझाएं तो जैसे दाल चावल रोटी सब्जी अलग अलग दिया जाता है ना खाने के लिए, कितना मज़ा आता है। कभी दाल खा लिए, कभी सब्जी खा लिए, कभी कुछ। लेकिन इन्हीं दाल चावल रोटी सब्जी और सलाद को एक ही थाली में मिक्स करके आपको दे दो तो स्वाद खराब हो गया। ना तो दाल का मज़ा आएगा, ना सब्जी का मज़ा आएगा, ना रोटी का मज़ा, सब मिक्स हो गया। तो ऐसे ही जब 3 प्लैनेट से ज़्यादा कंजक्ट हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट मिक्स हो जाता है, और जो प्लैनेट हाई भी पड़ेगा वो सबका रिजल्ट देने लगेगा। तो यहाँ पे आप जो कंजक्ट बता रहे हैं इसमें आपका सैटर्न भारी पड़ रहा है, क्योंकि 8वें घर का शनि एक प्रकार से उसको हेड क्वार्टर में है अपने वो, और वो फिर किसी को नहीं समझेगा। तो अब समझ लीजिए सूर्य को भी थोड़ा सा डैमेज करेगा, मरकरी तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, और वीनस तो 8वें घर में रिजल्ट देता ही नहीं है। और वैसे भी यहाँ सूर्य के साथ बैठा हुआ है, सैटर्न साथ में आ गया, तो वीनस का रिजल्ट लगभग डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ वो सही हो, क्योंकि कुंडली की लग्नेश कौन है इसमें डिपेंड करता है, फिर दशा किसकी चल रही है इसमें डिपेंड करता है, फिर जुपिटर कहाँ है उससे भी डिपेंड करेगा, चंद्रमा कहाँ है उससे भी डिपेंड करेगा। तो भैया आप लोगों को एक बात बताएं कि कंजंक्शन और प्लेसमेंट ही सब कुछ नहीं है। अब मान लीजिए लग्नेश कौन सा है आपने बताया, तो लग्नेश बहुत कुछ मतलब बदल सकता है। गुरु कुंडली को अपने अगर अंडर में ले ले तो सारे दोषा और सारे राजयोग अपने आप ही निर्माण कर देता है। सारे दोषों को खत्म कर देगा और कई राजयोगों का निर्माण कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आपने केवल इतना लिखा है कि मेरी कुंडली में सन वीनस मरकरी और सैटर्न की कंजंक्शन 8वें घर में है, लेकिन आपका लग्नेश कौन है, असेंडेंट कौन है? अगर सैटर्न है तो बहुत अच्छा है, अगर मरकरी है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर जुपिटर है आपका असेंडेंट तो भी बहुत अच्छा है, वो कंट्रोल कर लेगा सबको। अब और भी चीज़ें देखी जाती है, जैसे लगन में सेंट्रल के भाव में, यानी फर्स्ट 4 7 एंड 10 में कौन से प्लेनेट है। अगर गुरु अंदर आ गया, सेंट्रल भाव के अंदर में गुरु आ गया तो सब कुछ रिकवर कर देगा। फिर जोशी लोग बताएंगे या कोई लोग बताएंगे कि ये कंजक्शन अच्छी नहीं है, पता चलेगा कंजक्शन तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो कुंडली की प्रोडक्शन करने के लिए ये बेस है, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये बेस है। एक्चुअली में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी अलग है, उसके लिए और भी कुछ देखा जाता है, दशा किसकी चल रही है, लगन में जो सुख भाव है 1 4 7 10 उसके अंदर कौन सा प्लेनेट आ गए हैं, जुपिटर कहाँ है कुंडली में, बहुत कुछ दोष आपको कुंडली में नजर आएगा, सब खत्म कर देते हैं। और कई बार राजयोग भी फेल हो जाते हैं, असर नहीं देते, वो और प्लेनेट के प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट करता है। मतलब जैसे एक सेना होती है ना, तो उसमें सेनापति भी होता है, तो आपकी कुंडली का सेनापति कौन है वो पता ही नहीं है, क्योंकि आपने बताया नहीं असेंडेंट कौन है, तो उससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। ठीक है मनोरंजन जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, फर्क थोड़ा बहुत पड़ेगा, यहाँ कंजंक्शन का फर्क पड़ेगा। अब इसमें कई चीज़ें बहुत अच्छी है, आप बड़े अपर पोस्ट पे जा सकते हो, बहुत अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगी कि आपके जो बॉस वगैरह है, जैसे आप बहुत ऊपर चले जाओगे पोस्ट पे, लोग विरोध करने लग जाएंगे, क्योंकि सूर्य शनि एक साथ आ गया। तो कई बार अच्छा रिजल्ट है, कई बार बुरा रिजल्ट है। आप ऐसा कीजिए कि एक बार अपनी कुंडली दिखाइए, तब हम आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि इसका कंजंक्शन का असर क्या है। ठीक है दादा, थैंक यू। देखिए रिद्धिमा जी, आपने जो ये लिखा है कि मेरा तो केतु 9th हाउस में है और सूर्य के साथ में है, तो आपको एक बात बताना चाहेंगे कि 9th हाउस का केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु 3rd हाउस में हो गया, तो नेम फेम के लिए, मीडिया के लिए, एवरीथिंग के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 9th हाउस का केतु डिग्री डिप्लोमा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, रिसर्च के लिए, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन है तो केतु ना, तो मैंने केतु की महादशा की बात की है कि जब भी केतु की महादशा आएगी तो एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, मेंटली स्ट्रेस, ये तो आम बात है, उसके जनरल लक्षण है। और आपने लिख दिया कि सूर्य के संग केतु है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत गंदा रिजल्ट तो जरूर देगा। अगर केतु की महादशा आएगी तो एक जगह पे ये जरूर डिफीट करेगा, क्योंकि सूर्य के साथ केतु का मतलब है ग्रहण दोष, कोई ना कोई चीज, एक चीज में ये गंदा रिजल्ट देगा। बाकी 9th हाउस का केतु अच्छा माना गया है, हम लोग इसको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानते हैं, क्योंकि राहु 3rd हाउस में चला जाता है, नेम फेम प्रॉपर्टी और प्रभाव वर्चस्व इन सब के लिए अच्छा होता है। और 9th हाउस की केतु जो है वो पढ़ाई लिखाई, डिग्री डिप्लोमा वगैरह के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। विदेश
में जाने के लिए बहुत अच्छा योगा बना देता है, अगर और प्लेनेट सपोर्ट कर दे तो। कुल मिला जुला के आपका केतु 9th हाउस का बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य के संग आ गया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ भी कर देगा, कोई ना कोई चीज जरूर ये गड़बड़ करेगा महादशा में। बाकी तो प्लेनेट आते आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दशाएं आती जाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये महादशा में आएगा तो स्ट्रेस तो जरूर देगा और अनलकी कर देगा, ठीक है। बाकी अच्छा है। और आपको अगर सटीक रिजल्ट जानना है तो कुंडली दिखाइए, और भी प्लेनेट देखा जाता है, गुरु कहाँ पे है, चंद्रमा कहाँ पे है, सैटर्न कहाँ पे है, उस हिसाब से सबके पावर को डिवाइडेड करके तब रिजल्ट की प्रोडक्शन की जाती है। लेकिन 9th हाउस का केतु अच्छा है, सूर्य के साथ आ गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। आपने मैसेज किया इसके लिए थैंक यू।